हेलो एवरीवन। आज देखेंगे जो हमारा इस यूपी स्पेशल पेपर है, दैट इज GS 5। उसके PYQs देखेंगे, जो कि हमारे लिए जो अभी जो आने वाला मेंस है या फिर आगे के जो मेंस, अगर यूपीपीसीएस का मेंस दोगे तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर मेंस का पेपर को अंडरस्टैंड करना है कि कैसा पैटर्न आता है, क्या क्वेश्चंस आएंगे या फिर कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है PYQ को देखना। तो कुछ पीवाईक्यू हमने पिछले वीडियो में देखे थे, और यहाँ पे भी उस पीवाईक्यू को जो ये रिवीजन है एक तरह से, या फिर पीवाईक्यू को अंडरस्टैंड करने का तरीका है, या फिर कैसे आंसर लिखेंगे उसको देखते हैं हम थोड़ा पीवाईक्यू के माध्यम से। क्योंकि जो बेस्ट तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है, जो कि ओरिजिनल एग्जाम के क्लोज हो सकता है, वो पीवाईक्यू ही है। कोई भी टेस्ट सीरीज इतना क्लोज नहीं आएगा। तो सर एक जैसे क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा। ये 2023 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हम इंट्रो लिखेंगे, फिर बॉडी लिखेंगे, और फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। तो इंट्रो है, तो जैसे अगर ये कहाँ पूछा है, एकदम एग्जैक्ट चीज पूछा है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा, और बाकी जगह के मॉन्यूमेंट्स की बात नहीं करनी, सिर्फ आगरा के मॉन्यूमेंट्स की बात करनी है। तो आगरा में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स है? The monuments of Agra are renowned for their exquisite मुगल आर्किटेक्चर। जैसे ठीक है, तो आगरा में जितने मॉन्यूमेंट्स उसका जो एक कोई एक पर्टिकुलर टाइप का आर्किटेक्चर नहीं है, वो मिक्स है, पर्शियन, इंडियन, इस्लामिक, ये सारे आर्किटेक्चर स्टाइल्स का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे एग्जांपल कौन 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 से हैं? ताजमहल हो गया, आगरा फोर्ट हो गया, फतेहपुर सीकरी फोर्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आगरा का ताजमहल। ठीक है, तो जो आगरा का ताजमहल है वो किस चीज पे बना हुआ है? जो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर कौन से ये पैटर्न पे बना हुआ है? तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर चूज किया गया था, जो गार्डन का सिस्टम था ना, तो उसी को शाहजहां ने मॉडिफाई करके उसको चेंज करके ताजमहल में इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, वो गार्डन गार्डन इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस ताजमहल के। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें और देखने को मिलती हैं? पेट्रा पेट्रा ड्यूरन मिलेगा, फ्लोरल पैटर्न्स मिलेंगे, प्रीशियस जेम स्टोन्स, जेड, क्रिस्टल, टर्कोइज। ठीक है, फिर कुरानिक वर्सेस मिलते हैं, फ्लोरल मोटिव्स मिलेंगे, और फिर ये चार मिनारेट्स हैं। ठीक है, जो मिनारेट्स उसको ये एक अच्छा लुक ये देते हैं, और मतलब उसको ये अर्थक्वेक से बचाते भी हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरह से आर्किटेक्चरल, मतलब उस पर काफी ज्यादा फोकस किया गया था कि ताकि वो सेफ भी रहे। ठीक है, फिर आता क्या? आगरा का फोर्ट। उसमें क्या क्या चीजें हैं? एक तो पहले ये रेड रेड सैंडस्टोन से बना है। जैसे ताजमहल को अगर छोड़ दिया जाए, तो उसके पहले के जितने जो ये है बिल्डिंग्स है, जो मुगल स्ट्रक्चर्स हैं, मोस्टली रेड सैंडस्टोन से बनाए जाते थे, क्योंकि उस एरिया में रेड सैंडस्टोन अवेलेबल होता था। ये 70 फीट हाई है, लार्ज गेट्स हैं, बेस्टियंस है। फिर ऐसे ये इस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं? जहांगीर पैलेस है, खास महल है, शीश महल है। ठीक है, पैलेस ऑफ मिरर्स, गार्डन्स एंड कोर्टयार्ड। ठीक है, जितने भी मुगल्स थे ना, चार बाग स्टाइल में बनाए जाते थे, और बाद में थोड़ा उसको ये शाहजहां ने चेंज करके एक एक क्या कहते हैं, एक साइड में शिफ्ट कर दिया था, और वो चार बाग स्टाइल को मॉडिफाई कर दिया था। गार्डन्स एंड ये कोर्टयार्ड, द शाह बुर्ज इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ मुगल गार्डन डिजाइन। ठीक है, फिर बरादरी, ये पेविलियन में 12 डोर्स एंड हमाम्स बाथ। ठीक है, फिर फतेहपुर सिकरी का ये है फोर्ट है, रेड सैंडस्टोन है, मार्बल है। ठीक है, दीवाने खास, जामा मस्जिद, पिलर्ड बरामदाज एंड कोर्ट यार्ड्स। ठीक है, वाटर फीचर्स, अनूप तालाब। ठीक है, एक वाटर रिजर्वायर था। ठीक है, फिर इतिमाद उद दौला स्टॉर्म। ठीक है, इसको बेबी ताज कहा जाता है, क्योंकि इसी के डिजाइन को आगे जाके ताजमहल में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, इसी ताजमहल का जो स्ट्रक्चर डिजाइन है, इसी पे बेस्ड है। तो इसलिए इसको प्रिकर्सर ऑफ ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, इंटायरली मेड अप मार्बल। इसके पहले जो भी बनते थे वो सैंडस्टोन से बनते थे, बट ये पूरा मार्बल से बना था, और इसी को स्ट्रक्चर को बड़ा बना के ताजमहल बनाया गया। ठीक है, इसी के स्ट्रक्चर से इंस्पिरेशन लेके है। तो ये स्मॉल स्केल है, और एलिगेंस, काफी ज्यादा एलिगेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, और आर्चेज डोम्स मिलेंगे, इस्लामिक कैलीग्राफी भी है। तो जो कुरानिक वर्सेस हैं, वो भी मतलब जैसे
जो टेम्पल्स होते थे उन, या फिर जो हिंदू रूलर्स के स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, आर्किटेक्चर्स, तो उसमें जो सांस्कृतिक संस्कृत वर्सेस हुआ करते थे, तो उनको देख के फिर ये पुरानिक वर्सेस यहाँ पे ये यूज किया गया था। ठीक है, तो फिर चारबाग स्टाइल वही जो बताया था, फोर गार्डन्स, ठीक है, और उसको शाहजहां ने एक साइड में शिफ्ट कर दिया था। फिर ये कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश। तो मोस्टली हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात होती है तो राजस्थान, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, थोड़ा बहुत पंजाब आता है। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा लिमिटेड मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिले हैं। जो मेन हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है उत्तर प्रदेश में वो आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ में लोकेटेड है। इसको डिस्कवर किसने किया था? योगी दत्त शर्मा ने किया था 1958 में। ठीक है, और इसको पराशरम का खीरा भी बोलते हैं। बाकी और भी साइट्स कुछ कुछ है, देख सकते हो। अही छात्रा है, ये मोस्टली इंडस वैली से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिलेटेड है, बट मोस्टली ये जो हमारा क्या कहते हैं पांचाल का कैपिटल था ये। ठीक है, ये महाजनपद का ये कैपिटल था, पांचाल का कैपिटल था अही छात्रा। ठीक है, पर बाकी ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है पंपिल। ठीक है, महागरा और जोधपुरा भी देख सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर अभी सिनौली में रिसेंटली जो मिला था, वहाँ यहाँ पे स्वॉर्ड्स मिले थे और चैरियट्स मिले थे, बट इनका टाइम पीरियड थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो ये एक सिनोली भी एक तरह से थोड़ा बहुत देख लेना कि हाँ सिनोली में क्या क्या डिस्कवरी हुई थी, क्योंकि डायरेक्टली इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि ये जो डिस्कवरी है, इन्होंने जो हिस्ट्री का जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि जो आर्यंस थे उनके पहले कोई स्वॉर्ड्स और चैरियट्स यूज नहीं होते थे इंडिया में, उसको पूरा चेंज कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए सिनोली के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना। फिर आता है कि ये हमारा आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और उत्तर प्रदेश का रिलेशन पे डायरेक्टली पूछा है कि क्या इन था, क्या रोल था उत्तर प्रदेश का। तो एक तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या कोई भी जो मॉडर्न हिस्ट्री का जितने भी मूवमेंट्स रहे हैं, मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स उत्तर प्रदेश से लिंक्ड कहीं से कहीं ना कहीं से रहे ही हैं। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1920 से लेकर 1922 तक। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में ही। उसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड अप कर दिया गया था। तो लीडर्स कौन कौन से थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, सरोजनी नायडू। ठीक है, मास पार्टिसिपेट, बट चंद्रशेखर आजाद जो है वो HSRA में थे। ठीक है, और यूपी से रिलेटेड थे, तो इसलिए यहाँ मेंशनड है, ना कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कह सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, और फिर सरोजनी नायडू है, उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का भी ये टाइटल मिला था, और ये फर्स्ट फुल टाइम गवर्नर ऑफ यूपी थी। ठीक है, और फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ यूपी भी है ये। ठीक है, मास मास पार्टिसिपेशन मोबिलाइजेशन ये इंपॉर्टेंट फीचर रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, कि इतना बड़ा स्केल पे किसी मूवमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था दुनिया के किसी मूवमेंट में जितना इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में फर्स्ट टाइम जितना पार्टिसिपेशन दिखा था। फिर कौन कौन से सेंटर्स थे? इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, खादी। ठीक है, सेल्फ रिलायंस। फिर खिलाफत मूवमेंट को भी इसके साथ मर्ज कर दिया था गांधी जी ने, जो खिलाफत कमेटी बनी थी। खिलाफत मूवमेंट था ओटोमन कैलिफेट को रिस्टोर करने के लिए, जो मुस्लिम लोगों का था प्रोटेस्ट था अगेंस्ट इंग्लिश रूल। ठीक है, फिर पेजेंट पार्टिसिपेशन भी काफी ज्यादा दिखा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। पेजेंट्स ने काफी ज्यादा ये नंबर्स में पार्टिसिपेट किया था। तो इसलिए पेजेंट मूवमेंट एंड अवध स्ट्रगल देख सकते हो। ठीक है, फिर आता है वॉयलेंस एंड द चौरी चौरा इंसिडेंट। अभी बताया ही कि चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने जो मूवमेंट था उसको कॉल अप कर दिया था। कल्चरल एंड एजुकेशनल इम्पैक्ट क्या रहा, कि इससे क्या हुआ कि नेशनलिस्ट आइडियाज को लोगों तक पहुंचा पहुंचा। वरना लोगों को पता ही नहीं था कि भाई वो गुलाम है या क्या है, उनको लगता था ये तो नॉर्मल चीज है। ठीक है, तो फिर उनको पता चल अब बताया गया कि कैसे मतलब भाई तुम्हारे राइट्स, तुम्हारे क्या राइट्स होने चाहिए थे, क्या ये जो ब्रिटिशर्स से कैसे इंडिया को लूट रहे हैं। फिर लोगों में थोड़ी जागरूकता बनी कि हाँ अवेयरनेस आया कि भाई ये उनका क्या हक होना चाहिए, क्या राइट्स है। ठीक है, फिर क्या उनको लड़ना चाहिए अपने राइट्स के लिए, ये नहीं कि हार मान के लिए हाँ ठीक है जो है चल रहा है। ठीक है, फिर जो इंडियन गुड्स है उनको प्रमोट किया गया, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, खादी को प्रमोट किया गया। ठीक है, स्वदेशी को। फिर जो अल्कोहल है उसके अगेंस्ट भी मूवमेंट स्टार्ट किया गांधी जी ने इसमें।
वुमेन का काफी ज्यादा रोल था। तो यूपी के वुमेन में अगर देखा तो सरोजिनी नायडू का रोल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिव थी। और भी बहुत ऐसे वुमेन हैं जिनको तुम सर्च करके लिख सकते हो। ठीक है, फिर और अगर पेजेंट मूवमेंट्स देखा जाए तो ये पेजेंट मूवमेंट पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पेजेंट मूवमेंट्स इन यूपी में क्या था? एक का मूवमेंट था, उसको लीड किसने किया था? मादारी पासी ने। फिर किसान सभा मूवमेंट था, उसका टाइमलाइन देख लो, 1918 से 1922। उसको इंद्र नारायण द्विवेदी और मदारी पासी दोनों ने मिलकर लीड किया था। फिर अवध पीजेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया था बाबा रामचंद्र ने 1919 से 1922 में। फिर अवध पीजेंट मूवमेंट थी, जवाहरलाल नेहरू के गाइडेंस में बन गया अवध किसान सभा। ठीक है, फिर तेभागा मूवमेंट है जो ईस्टर्न यूपी में स्टार्ट हुआ था, जो कि काफी बाद में था, 1940s के आसपास था। ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत देख सकते हो, जो कि इंस्पायर्ड था बंगाल का तेभागा मूवमेंट से। ठीक है, इसमें जो पेजर्स ने डिमांड किया था कि जो उनको हाफ शेयर देना पड़ता है, तो वो ना देके वो 1/3 ही शेयर देंगे और 2/3 अपने पास रखेंगे। ठीक है, तो ये था तेभागा मूवमेंट। फिर आता है कि व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर पॉलिसी 2021। ठीक है, तो अगर जैसे मन ऐसा कोई क्वेश्चन आया, अभी तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है, तो वही मतलब ये करंट अफेयर से बेस्ड है कि हाँ, तो इसलिए करंट अफेयर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन के बारे में नहीं पता होगा तो फिर लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट हाँ, अगर नहीं पता है तो भी फिर भी कुछ कुछ लिख, बेसिक जो चीजें हैं वो क्या लिख सकते हो कि अगर ऑब्वियसली डाटा सेंटर पॉलिसी है तो मतलब क्या होगा कि डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग एंड डाटा मैनेजमेंट पे ही फोकस होगा। ये बेसिक चीजें, मतलब इतना, मतलब क्वेश्चन पढ़ के भी समझ में आ जाता है कि हाँ, इतना तो होगा उसमें। ठीक है, तो लिख सकते हैं उस पे बना के कुछ कुछ लिख दोगे तो अगर फुल मतलब बेस्ट तुमको मार्क्स ना मिल गए, कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएगा। फिर है तो वही इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है देखा जाए। प्रमोट उत्तर प्रदेश एज ए डाटा सेंटर हब। ठीक है, इंकरेज इन्वेस्टमेंट इन डाटा सेंटर सेक्टर, क्योंकि डाटा इज द न्यू ऑयल। ठीक है, तो अगर डाटा है तो स्टोर कहीं होगा। तो अगर स्टोरेज अगर यूपी में ही हो, तो भाई इससे कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और कितना इकोनॉमी को प्रमोशन मिलेगा उसमें। ठीक है, तो डाटा सेंटर्स, टैक्स रिबेट, लैंड एक्विजिशन सपोर्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्योंकि डाटा स्टोरेज का जो मेन है, कौन मतलब लीड कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर ही लीड कर रहा है। तो अगर पब्लिक का डाटा भी स्टोर करना है तो कोई प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का उसमें हेल्प चाहिए ही होगा। इसलिए पीपीपी मॉडल को इम्प्लीमेंट करके अच्छे से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, तो कहीं भी मतलब ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें ऐसे कीवर्ड हो गया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये यूज करना चाहिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारा डाटा स्टोर हो रहा है तो बिना इंटरनेट अगर कनेक्टिविटी को स्टोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं से तो डाटा आ रहा होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, कोई भी हो गया। तो उसको जो डाटा स्टोरेज के लिए चाहिए एकदम हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी जो कि रिलायबल हो। ठीक है, फिर आता है कि अब माना डाटा स्टोरेज करोगे तो उसके लिए पावर चाहिए होता है, तो इसलिए इंश्योर सस्टेनेबल एंड ग्रीन डाटा सेंटर, जो कि मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से अपना ये पावर को ले, ताकि जैसे सोलर हो गया या विंड पावर हो गया। फिर होता है कि वही कि डाटा सेंटर स्टोरेज बनेंगे तो ऑब्वियसली इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, आर एंड डी पे फोकस होगा। ठीक है, डाटा सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस होगा, क्योंकि अगर डाटा इंडिया में ही रहे तो फिर क्या होगा, तो उसको ज़्यादा सिक्योर किया जा सकता है। अगर कोई केस, किसी केस में अगर ये चाहे तो हम डाटा को डिलीट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो उससे ये क्या क्या मिलता है कि हमको प्राइवेसी का ज़्यादा बेटर इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा, और नेशनल सिक्योरिटी पे भी उससे क्या होगा, ज़्यादा फोकस रहेगा। प्रमोट डिजिटल इकोनॉमी एंड ई गवर्नेंस। ठीक है, फॉस्टरिंग कॉम्पिटेटिव इकोसिस्टम। देखो इतना सारा पॉइंट्स नहीं लिखना है, इसमें से कुछ भी पॉइंट्स लिख दोगे ना, 4-5 पॉइंट्स, तो तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर 8 नंबर का ये क्वेश्चन है तो, अगर वही 12 नंबर का है तो इसमें से 6-7 पॉइंट भी लिख दोगे ना, और थोड़ा बहुत हल्का हल्का उसमें एक एक लाइन लिख दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे, तो तुम्हारा आंसर अच्छा खासा दिखने लगेगा। और इसमें फ्लो चार्ट भी बना के भी दिखा सकते हो कि हाँ, कि डाटा सेंटर पॉलिसी है, ये फंक्शंस है उसके, ऐसे ऐसे करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डायग्राम्स बना के भी थोड़ा बहुत उसमें अच्छे से उसको आंसर को मॉडिफाई किया जा सकता है। फिर आता है कि ऑपरेशन कायाकल्प। तो ये और ये किस चीज से रिलेटेड है? कन्वर्टिंग प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स इनटू मॉडर्न स्कूल्स। ठीक है, तो यूपी में जो स्कूल्स की स्थिति थी, स्पेशली प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स की, बहुत ज्यादा खराब थी। तो उसको सुधारने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प लॉन्च किया गया था। और डायरेक्टली क्वेश्चन वही पूछता है कि हाउ मच द ऑपरेशन कायाकल्प हैज बीन सिग्निफिकेंट इन द एफर्ट्स। ठीक है, कितना सिग्निफिकेंट रहा है। तो अगर देखा जाए तो वही क्या क्या ऑपरेशन कायाकल्प ने चेंज किया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया है, ठीक है। जितने खराब बिल्डिंग्स थी, बेसिक उन कुछ कितने स्कूल्स है जिसमें टॉयलेट्स ही नहीं है, पानी पीने का पानी नहीं है, तो उनको इम्प्रूव किया है। क्लीननेस एंड हाइजीन को इम्प्रूव किया है। अब ऑब्वियसली टॉयलेट रहेगा तो ऑब्वियसली हाइजीन थोड़ा मेंटेन रहेगा, वरना पता चला कि बिल्डिंग के बाहर में ही लोग टॉयलेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां उससे बीमारियां फैलेंगी। पीने का साफ पानी मिलेगा तो हेल्थ ठीक रहेगी बच्चों की या फिर टीचर्स की भी। अपग्रेडेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग प्रोसेस, वही मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना, उसको इंटीग्रेट करना ताकि बच्चों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके, बच्चों बच्चों को थोड़ा यहाँ अगर टीचिंग में इंटरेस्ट भी उससे बढ़ेगा, ठीक है, टीचर्स को भी हेल्प मिलेगा और कोई चीज एक्सप्लेन करना चाहते हो। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग, ताकि मतलब वही कौन सा स्कूल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पे कौन से स्कूल के टीचर अगर मेहनत कर रहे हैं, वहाँ के बच्चे कितने अच्छे मेहनत कर रहे हैं, तो उससे रैंकिंग होगा, उससे पता चलेगा कि कितना बेटर परफॉर्मेंस हो रही है। पेरेंटल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, क्रिएटिंग ए मॉडल फॉर एप्लीकेशन, भाई मॉडल स्कूल्स, हाँ कि देखेंगे यहाँ पे पूरा ये मॉडल सक्सेस हो गया, फिर इसी मॉडल को रेप्लिकेट करेंगे दूसरी जगह पे। फिर इंकरेजिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, वही ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया, भाई सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, डिबेटिंग स्किल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर होना चाहिए, स्पोर्ट्स भी आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई ही काफी नहीं है जिंदगी में सक्सेस के लिए। फिर स्टेट वाइज रीच एंड इम्पैक्ट, ठीक है, कि मतलब ये नहीं कि हाँ 10 स्कूल ठीक हो गए, बाकी सारे स्कूल्स में ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर ये कंक्लूजन यहाँ से देख सकते हो इसका। तो ये आज के लिए इतना हो गया टॉपिक। और भी कुछ नया टॉपिक चाहिए, और कुछ और चाहते हो कि हाँ और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो फिर कमेंट में मेंशन मेंशन कर देना। और मतलब और सपोर्ट के लिए थैंक यू। ऐसे अगर सपोर्ट देते रहोगे तो मेरे को भी मोटिवेशन होगा और ज़्यादा मैं वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।